हमें यह भी पता है कि हम 1/10 होंगे शायद इंडिया के लिहाज से। कल को अगर न्यूक्लियर वॉर भी होती है तो वो 4 बम पड़ेंगे, हम यहां से हम फारिग हो जाएंगे, इंडिया तो फिर भी शायद काफी बड़ा शायद बच जाए। भट्टी साहब, G20 कंट्री के अंदर हम जाते हैं भीख मांगने के लिए और बड़ा फख्र से बताते हैं हमें भीख मांगने का बड़ा तजर्बा है ना जी। भीख मांगने का जी इतने 1 साल के लिए उन्होंने हमारा डिले कर दिया। आपको पता है उस G20 के अंदर इंडिया भी बैठा हुआ है। यानी एक साइड पे आप उससे भीख मांग रहे हैं, दूसरी साइड पे आप किस मुंह से उससे कश्मीरियों के हकूक मांगेंगे, जब आपने अपने आप को इस कदर जलील कर लिया है, इस कदर घटिया साबित कर दिया है कि आप भीख मंगे हैं, आपको भीख मांगने के अलावा कोई काम ही नहीं आता, तो आप हकूक की बात कैसे कर सकते हैं यार? रईस साहब, बात यह है कि कश्मीर पर अब बात करते हैं ना तो दिल बहुत दुखता है। अब तो आंसू भी नहीं बचे, शायद वो जो होती हैं सिसकियाँ वो भी दबी दबी होकर ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। आप एक तरफ हमारे अपने मुसलमान जो मुल्क हैं वो उनके साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, दूसरी जाने वो कहते हैं नहीं जी नहीं, तजारत अपनी जगह है, ये बाकी अब काम अपनी जगह है। उनकी इंडिया के साथ, भारत के साथ अरबों खरबों रुपए के तजारत वो करते हैं, बल्कि अब तो इंडियन उनको गालियां भी देते हैं। जी जी, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को गालियां भी देते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने किया क्या जी कि हम भारत जो कर रहा है, रईस साहब ने भी कहा, आपने भी शुरू में कर दिया, अपना अब्दुल्ला मलिक साहब भी बोल पड़े। देखिए, भारत को रेजिस्टेंस तो है ही कोई नहीं है किसी भी तरफ से। कोई इंटरनेशनल फोरम मुझे बता दें जिसने उसको रेजिस्ट किया हो, कोई इंटरनेशनल लीडर बता दें जिसने ये काम किया हो। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जिसको हम कहते हैं, उसमें वहां पे टारगेट क्लींजिंग हो रही है। एथनिक क्लींजिंग तो अपनी जगह है, टारगेट क्लींजिंग कर रहे हैं। वो टारगेट करते हैं बंदे को, जिस तरह कराची में माजी में, अल्लाह माफ करे, जिस तरह टारगेट किलिंग हुआ करती थी, ये बिल्कुल उसी तरह वहां पे वो क्लींजिंग कर रहे हैं। टारगेट करते हैं, पूरा एरिया साफ कर देते हैं, उसके बाद अगले एरिया को पकड़ लेते हैं। वो लोगों में खौफ और रास इस तरह का उन्होंने फैला दिया है। और हम जो हैं, हम सिवाय इसके कि शायद बयान भी आप नहीं देते। नहीं लगते आपको? वैसे ये सब जो चीजें, जो माहौल बन रहा है, कह रहे हैं जी कोई बात ही नहीं, अमन ही नहीं है, करतारपुर पकड़े जी, आप हमारे साथ तस्वीर तो खिंचवाएं। वो बहादुर सर्वस उनके प्राइम मिनिस्टर तस्वीर नहीं खिंचाते, हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लेते हैं यार। कोई उनका हाजिर सर्वस क्रिकेटर नहीं आता, हम रिटायर्ड क्रिकेटर को पकड़ लेते हैं, जफ्फियां डाले होते हैं हम। अरसलान भट्टी साहब, इस बात पे भी आप थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि हमने जो अच्छे बच्चे वाला रोल अडॉप्ट कर लिया ना, कि दुनिया में कह रही है कि देखे ना पाकिस्तान, हम दुनिया को कहते हैं कि देखे हम तो आपको इंट्रीग नहीं हो रही, हम कोई फैसिलिटेटर नहीं है, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमारा कोई ये हिसाब इंडिया कर रहा है। ये बात थोड़ा डालिए ना जी। और साथ में भट्टी साहब ट्रेंड हम चलाते हैं कि अफगान आएंगे और तुम्हें मारेंगे, मेरा बड़ा भाई आएगा करेगा और तुम्हें मारेगा। मैं इसलिए कहता हूँ जी कि बड़े भाई साहब अगर आ भी गए ना तो वो अपना न्याज में से हिस्सा लेंगे और निकल जाएंगे। बड़े भाई साहब ने पहले हमें रगड़ा देना है यार, वो मसला ये कि पता नहीं है वो यहाँ से। अब उसके बाद जी जी आप कर लीजिए जी। आपने अब तक उसके ऊपर, चलें कश्मीर तो छोड़ दें, आपने उसके ऊपर क्या किया? कोई लॉबिंग की आपने इंडिया के खिलाफ? अपने जो इस्लामी ममालिक की सिर्फ जो 46 हैं उसमें ही कर लें, बाकी छोड़ दें, अमेरिका छोड़ दें, बरतानिया, उन्होंने हमें नहीं कुछ भी घास डालनी है। वो तो हमें समझते हैं कि हम लिखते तारीख हैं, ऊपर ही खैरात जाती है। अगर उसको उल्टा कर लें आप तारीख को तो खैरात पड़ी जाती है। तो हम तो खैराती लोग हैं, हमें तो ज़कात के ऊपर हमारा गुजारा है। रमजान में आप देख लें जितने इश्तार अस्पतालों के, हर बंदा ज़कात मांगने चला हुआ है। और खुदारा आप कम से कम एक तरफ जो है अपनी कौम को लगा दे कि भाई ये हमारा मसला है। मांगने की तरफ लगाया तो हुआ है पूरी कौम को, टाइगर फोर्स बना दी हमने मांगने के लिए यार। और आप क्या चाहते हैं हमसे? एक और हमने काम किया वो अद्वियात से अरबों रुपए नहीं कमा लिए। कैसी बात करते हैं भट्टी साहब? अद्वियात देखें, बात यह है कि देखें जी, आप दवाई खाएंगे ना तो आप मरेंगे। आता हूं आपकी तरफ। दवाई खाएंगे तो आप मरेंगे। उन्होंने कहा कि दवाइयां कम खाएं, महंगी करेंगे तो ये लोग कम खाएंगे और कम होगा। आखिरी बात यह रही साहब कि कश्मीरियों को अगर हम उनकी मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी पीठ पे छुरा घूमना बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है, अच्छी और हम यही कर रहे हैं इस वक्त। अपना अगर आपको याद हो चौधरी ज़हीर साहब, जब मुशर्रफ साहब मुसल्लत हुए थे इस कौम के ऊपर, तो उस वक्त कश्मीर के अंदर यही चला था सिलसिला, और वहां पे कश्मीरी मुजाहिदीन के लीडरशिप को चुन चुन के मारा गया था। और उस वक्त भी ये था कि शायद उसके अंदर हमारी भी कोई कंसेंट शामिल थी। और उसके बाद हालांकि
इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम आईवाल टू आईवाल बैठे हुए थे, लेकिन कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग हुई थी उन्होंने पूरी कश्मीरी क़यादत को उठा के रख दिया था। जब तक मुशर्रफ साहब हुकूमत में रहे हैं कश्मीर के अंदर भारत के लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं हुई, और जैसे ही वो रुखसत हो गए हैं तो कश्मीर के अंदर फिर मसाइल शुरू हो गए हैं भारत के लिए। तो सेम रिपीट हो रही है जी तारीख फिर एक दफा कि फिर मुझे ये लग रहा है कि मुशर्रफ साहब के वर्सा चूंकि आ गए दोबारा इक़्तिदार के अंदर, तो वो टारगेट किलिंग हो रही है जी वहां पे कश्मीरी क़यादत की। योर टेक। देखिए 47-48 की जो जंग हुई थी, आपको याद होगा, वहां पे भी जाके काफी सारे अपराइजिंग मूवमेंट शुरू हो गई थी। जो जेन्युइन कश्मीरी थे उनको पता नहीं था, उन्होंने इंडियंस को जाके बताया और उन्होंने फिर चुन चुन के उन लोगों को मारा। आप ये देखें, जो जनरल मुशर्रफ की आपने बात की है, आप वो भूल गए हैं कि जब दोनों तरफ से फोर्सेस आगे आई हुई थी और सार्क कॉन्फ्रेंस में जनरल मुशर्रफ ने वाजपेयी को मुसाफा किया, हैंडशेक किया, वो क्या इंडिकेशन है? देखें, हम ये कन्फेशन होती है कि देखें हम जंग नहीं लड़ सकते, हम 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 माह हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जिस तरीके से, अगर आज तक 70 साल की तारीख में अगर कोई थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हुआ है वो मनमोहन सिंह के साथ डायलॉग का हुआ था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ फुल फ्लैज पावर में थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और सारी पावर वन मैन थे और मशवरा करते थे और कोई काफी हद तक इसके सोल्यूशन के करीब पहुंच चुके थे। ज्यादा बात नहीं वगैरह माना। अल्टीमेटली अभी भी ये हुआ जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आप इकट्ठे तो हो, आप पता तो चले बात किसने करनी है। जो लीडर्स होते हैं ना वो तारीख से सबक सीखते हैं। मैं कोई ज्यादा प्रो PMLN नहीं हूं, लेकिन आपको याद होगा जब नवाज शरीफ मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में गए थे, उसमें मे बी रोड़े अटकाए हों या मशवरा मिला हो ना जाने का, लेकिन वो गए। बेसिकली ये माजी से सबक सीखा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर कश्मीर को एड्रेस किया जा सकता है इस इशू को, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल टॉक्स हैं, बातचीत है। और उस वक्त पैरेलल अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब कंटेनर्स पे जो कलभूषण और कश्मीर और वगैरह वगैरह जो एक नारेबाजी होती है वो करते रहे, लेकिन जब खान साहब हुकूमत में आए और उधर कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर का अमेंड हुआ, आप ये देखें, फिर आपको याद होगा कि खान साहब आजाद कश्मीर गए थे, जिसमें आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने खड़े होकर कहा था, खान साहब आप पीछे हट जाएं, हम इंडिया की यूं बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, हम ये से ये कर देंगे, अगर आपको याद हो, सबको याद होगा। तो खान साहब ने वहां भी कहा, देखें बात यह है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जंग हमारे मसले का हल नहीं है और हमारी इकोनॉमी के हालात देखें। और खान साहब को ये जाहिर है एक चीज का पता भी होता है ना, अपने घर का, अपने पेट का सबको पता होता है कि हमारे क्या मसाइल हैं, और हमें यह भी पता है कि हम 1/10 होंगे शायद इंडिया के लिहाज से। कल को अगर न्यूक्लियर वॉर भी होती है तो वो 4 बम पड़ेंगे, हम यहां से हम फारिग हो जाएंगे, इंडिया तो फिर भी शायद काफी बड़ा शायद बच जाए। तो ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो है इसको एड्रेस करने का सबसे पहले तो ये है कि आप अपने दाने दूने ठीक करें, अपने एक यूनिफॉर्मिटी और एक यूनिटी पैदा करें, और कश्मीरियों को जो है खुद एक अपनी जंग को लड़ने दें, उनको मॉरल सपोर्ट रखें और इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड करें। और दुनिया भी तभी आपकी सुनेगी कि जब आप खुद यूनिटी के साथ, यकजुई के साथ, लीडरशिप अंडर वन लीडरशिप बात करें। जब दुनिया को पता नहीं होगा कि यार बात किससे करनी है। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ, मैं आता हूं दोबारा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहते हैं कि जी मैं फोन करता हूं तो मोदी मेरा फोन अटेंड नहीं करता, और जब आप बराबरी की बुनियाद के ऊपर वहां पे जाके बात कर रहे थे तो बहुत तकलीफ थी उसको, बहुत तकलीफ थी उनको ना कंटेनर से, जब आप बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे थे। तो अब हमें बता रहे हैं, अपनी बेइज्जती का किस्सा सुनाते हैं कि मैं फोन करता हूं तो वो फोन अटेंड नहीं करता। तो यार ये बात बताने वाली नहीं, ये तुम्हारी बेइज्जती है भाई, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, मुल्क की भी बेइज्जती करवा रहे हो। अब गोइंग फॉरवर्ड जी, ये जो कुछ भी है इस वक्त मौजूदा हुकूमत जिस तरह कश्मीर को हैंडल कर रही है, मतलब हमें जेहन में आया एक सवाल, करतारपुर के बाद अगला हिस्सा कौन सा है जो हम भारत को ऑफर करेंगे? देखिए सबसे बड़ा हिस्सा तो कश्मीर वाला ही है, वो तो हमने पहले ऑफर किया था, फिर उसके चुंगे में हमने करतारपुर ऑफर किया। अब कौन सा हिस्सा है? मेरा ख्याल कश्मीर में ही कोई हिस्सा हम ऑफर करेंगे या हम अफगानिस्तान की तरफ कोई हिस्सा देंगे, क्योंकि उधर भी हमने एक हिस्सा। मेरा ख्याल है कश्मीर वाला जो कि एक कोर इशू है तो इसी पे से कुछ हम उनको देंगे, और फिर अफगानिस्तान में तो यकीनन
हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो आ जाएं, आप भी हमारे डायलॉग में आ जाएं।